ठेकेदार है। इनका ठेकेदारी का मामला एक ऐसे बिचौलियोपन का मामला है कि जो उनकी मुनाफाखोरी बढ़ा रहा है। और ये जो मुनाफाखोरी है, जो वैश्वीकरण, उदारीकरण, किसके पक्ष में उदार के ये मुद्दे जिसमें हर अधिकार आता है, जो संवैधानिक अधिकार भी है, केवल कानूनी नहीं, और केवल संवैधानिक भी नहीं, मानवीय अधिकार की भी बात है। इनके लिए अगर जनता जादू तो नहीं होने वाली है कि यात्रा से हम भी जानते हैं अगर हमारी गलती हुई, क्योंकि एक पार्टी के अंदर भी सबको नहीं समझा सकते हैं सब बुद्धि, वो जल जंगल जमीन का मुद्दा हो या ठेकेदारी की प्रथा का मुद्दा, क्योंकि कोई ना कोई उसमें भी लाभार्थी बन जाते हैं, बनाए जाते हैं विभाजन के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम गलती हुई तो आप भी सामने खड़े हो जाएं। बिल्कुल, हमने कहा क्यों नहीं। आज आसाम से केरल तक हमारे जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय के साथी लड़ने के लिए मजबूर है, पर मजबूर नहीं है, मजबूत एकता और समन्वय के साथ लड़ते हैं। क्योंकि आज सही है जो माइकल साहब ने बात हुई, केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, एक साल में 300 ईसाइयों पर हमले हुए, घर ध्वस्त हुए हैं। मुस्लिम समाज तो क्या भुगत रहा है ये देखकर दिल जल उठता है। और अल्पसंख्याक का कहकर एक अपमानित करना हमको तो मंजूर ही नहीं है। राजनीति तो संख्या की गिनती पर चलती है, वो जाति के हो या मजहब के हो। हम तो जाति निर्मूलन के पक्ष में हैं और हम सर्वधर्म समभाव, राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में। तो साथियों, ये अस्तित्व के मुद्दों की जो बात आज यहाँ उठाई जा रही है, ठेका प्रथा का एक मुद्दा लेकर, जिसका व्यापक आर्थिक कैनवास तो मेहरोत्रा जी ने रखा, राजनीतिक कैनवास सुमित भाई ने रखा। मैं तो उन्हीं मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि आखिर हम लोग अगर अस्तित्व के ये मुद्दे जिसमें हर अधिकार आता है, जो संवैधानिक अधिकार भी है, केवल कानूनी नहीं, और केवल संवैधानिक भी नहीं, मानवीय अधिकार की भी बात है। इनके लिए अगर जनता खड़ी नहीं होगी तो वो खुश हो जाएंगे। जो आज केवल चौकीदार नहीं, चौकीदारी करते तो देश बच जाता ना भाई, वही ठेकेदार बन गए हैं और गौतम अदानी सबके बड़े ठेकेदार। तो देश का ठेका देने वाले जल, नदी, जंगल, जमीन, रोजगार के लिए सबसे आधार रहे सार्वजनिक उद्योग, सबका ठेका देने वाले जो है वही सबसे बड़े ठेकेदार है। इनका ठेकेदारी का मामला एक ऐसे बिचौलियोपन का मामला है कि जो उनकी मुनाफाखोरी बढ़ा रहा है। और ये जो मुनाफाखोरी है, जो वैश्वीकरण, उदारीकरण, किसके पक्ष में उदार और निजीकरण, इस आर्थिक व्यवस्था के द्वारा आई 1980 से, लेकिन आज एक ऐसी ऊंचाई पर चढ़ चुकी है कि उसको बढ़ावा देने वाले खुद को तो विश्व गुरु मानेंगे, पर हमारे श्रमिक तो लुटेरे ही मानेंगे। तो आज ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश की हालात में बेरोजगारी नहीं, गैर बराबरी बढ़ी हुई। और ये इतनी विभत्स गैर बराबरी, ये नतीजा भी है और कारण भी है। अब देखिए कि लॉकडाउन में क्या हुआ। लॉकडाउन में 10-10 गुना कैसे बढ़ी बिलियनर्स की, अब्जाधीशों की भी कमाई और संपत्ति। ऐसा कैसे हुआ कि लोग बेरोजगार हुए करोड़ों में और लाखों में अर्ध रोजगार भी हुए। ये कैसे कि इस देश में 1007 व्यक्तियों के पास 1000 करोड़ की संपत्ति रहती है कम से कम, पर 1% सबसे ऊंचे जो है उनके हाथ में 40% संपत्ति। ये बात तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट से आई, अब तो वो 58% तक बढ़ चुकी है। ये कैसे कि लोग न केवल किसान पर श्रमिक भी, जिनकी गिनती भी नहीं है क्राइम
ब्यूरो के पास रिकॉर्ड भी सही नहीं है, ये आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, और वो आत्महत्या नहीं है, वो व्यवस्था ने की हुई हत्या है। ये हमको समझकर उस पर सवाल उठाना जरूरी है। हम देखते हैं इसलिए कि आज अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से रोजगार निर्माण की जरूरत है, उसके बराबर विरोधी दिशा में रोजगार विनाश की तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और बढ़ाई जा रही है। मेहरोत्रा जी, आपने कहा कि सोच नहीं है, समझ नहीं है। मुझे तो लगता है सोच है और पूरी समझ है कि इसी रास्ते से वो अपनी चुनावी राजनीति में इलेक्टोरल बॉन्ड से कमाई कर सकते हैं और उसके आधार पर रेवड़ियां बांटकर वोट के आधार पर नहीं तो नोट के आधार पर जीत सकते हैं। और इसीलिए आज ये आर्थिक राजनीतिक जो गठबंधन है, उसी के तहत ये बिचौलियापन और ये ठेका पद्धति सोच समझकर आगे बढ़ाई गई है और बढ़ाई जा रही है, और ये एक प्रकार की गुलामी है। बाबा साहब ने क्या नहीं कहा है संविधान में, अकेले ने नहीं, पूरे संविधान सभा ने, लेकिन पूरे देशों के संविधानों का अभ्यास करके बाबा साहब ने ये कहा था, आप अगर संविधान सभा की चर्चा पढ़ेंगे ही पढ़े होंगे भी, कि जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो सभी बुनियादी अधिकार होने चाहिए। आज उन्हें मार्गदर्शक सिद्धांत और नॉन जस्टिसिएबल कि इनको लेकर आप कोर्ट में नहीं खड़े रह सकते, ये बनाया गया, एक प्रकार से सीमांत किया गया। तो आज एक एक मार्गदर्शक सिद्धांत में जो समता और न्याय की बात शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो, जो सबसे अधिक झलक रही है, उसको नकारा जा रहा है। और कौन लड़ेगा इन करोड़पतियों और अब्जापतियों के सामने? क्या केवल अमेरिका की हिडेनबर्ग ही करेंगे? हम लोगों को ही सभी आधार पर, जिसमें ठेका पद्धति के खिलाफ चलने वाला कपिल साहब और सभी का नेतृत्व लेकर चलने वाला आंदोलन हमारा श्रमिक जनता संघ भी मानता है, तो ये भी शामिल है। हम लोग ये समझे कि बाबा साहब की हो या गांधी जी की हो, सोच में एक प्रकार की समानता थी। कई लोग बहुत ही हिलमिल जाएंगे ये सुनकर। मुझे लगता है कि आज वो समय नहीं है कि गांधी और अंबेडकर, गांधी और शहीद आजम भगत सिंह के बीच में हम ऐसे विभाजन करें कि सबका मार्गदर्शन लेकर वैकल्पिक अर्थव्यवस्था और राजनीति की जनतंत्र और संविधान के दायरे में हम सोच ही नहीं पाए। आज जरूरी है ये सब चीजों के आधार पर सोचना। तो जो ये ठेका पद्धति है, ये ठेका पद्धति श्रमिकों को इस गैर बराबरी के तहत बंधक मजदूर बनाने की पद्धति है। इस देश में बॉन्डेड लेबर एक्ट भी है, लेकिन कौन इसका पालन करता है? स्वामी अग्निवेश जी आज नहीं रहे, पर उन्होंने जो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया और जो अनुभव किया सुप्रीम कोर्ट में वकील साहब, उसके बाद उन्होंने तय किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पांव नहीं रखूंगा। आज तो उससे ज्यादा बात आगे गई है। जनतंत्र के चारों स्तंभ, हम तो मानते हैं कि पांचवा नहीं, पहला स्तंभ जनता ही होना चाहिए। उसको छोड़कर चार स्तंभों की बात बहुत जोर शोर से होती है। हर स्तंभ को कुछ न कुछ धीमक लग रही है, तो अभी जनता का जनस्तंभ ही खड़ा होना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जनतंत्र अगर होता है तो संविधान बचेगा, अन्यथा बाबा साहब ने ही जो कहा था कि अगर ये संविधान नहीं पालन किया जाएगा, कुचला जाएगा, तो गाड़ दो इसको। आज ऐसा ही लगता है जब दिल जलता है कि उसमें संविधान के भी मूल्य जलते हैं। एक याचिका लगी हुई है कि सर्वधर्म समभाव या धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, जो 1976 में शब्द नहीं मूल्य ऐड किया गया संविधान में,
उन दोनों को हटा दो। तो आप समझ सकते हैं कि वैकल्पिक संविधान भी शायद हिंदू राष्ट्र का तैयार रखा हुआ होगा। क्या होता है अगले चुनाव में, ये देखने तक वो चुप बैठेंगे, उसके बाद चिल्लाएंगे। आज ये ठेका पद्धति जो है वो कौन से क्षेत्र में नहीं है, ये पूछने की बात। ठेका पद्धति हर कारखाने में आ जाएगी। हमारी 6 साल से जो संघर्ष की चल रही है, मध्य प्रदेश में कुमार मंगलम बिरला सबसे ज्यादा पुरस्कृत उद्योगपति बन गए। वो घनश्याम दास बिरला की मान्यता नहीं रखते। आज वो लाखों रुपए हर महीने कमाने वाले 7 कंपनियों के सीईओ 2 बार फर्जी बिक्री करते हैं अपनी मिलों की। और जब पहली बार हम हराते हैं तो 4 साल मिल्स बंद होते हुए सेंचुरी की, यार्न और डेनिम की, हम लोगों को उनको तनख्वाह देना पड़ता है, 1000 श्रमिकों। लेकिन दूसरी बार करने के बाद अभी हमारी लड़ाई जारी है। जीत गए तो अपील में गए हैं, कोर्ट कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाई का आवरण मैदान हो गए हैं। लेकिन ये है कि हम देखते हैं कि नई मिल जो खरीदने वाला है वो पूरी 2 मिल्स अब ठेका मजदूरी पर चलाता है। कारण क्या है? कारण तो एक ही है कि मुनाफा बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा काम लो और कम से कम दाम लो। समान काम समान वेतन, इसका भी कोई भी आज असर नहीं है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के 25वें क्या बोलते धारा में लिखा हुई वो बात है। तो कौन इसका भी आज अमल कर रहा है? इसमें ठेका मजदूर भी हो तो भी कौन से प्रकार के काम में होने चाहिए? जहां थोड़े समय के लिए सीजनल वर्कर के रूप में रखते हैं उन्हीं को, या थोड़ा समय काम एक प्रकार का लेकर फिर छोड़ देना है उनको, काम उतना ही समय का है उनको। नियमित और साल भर काम करने वालों को ठेका मजदूर नहीं रख सकते, ये कानून कह रहा है। लेकिन नहीं उसका। भानु प्रताप जी हमें मदद कीजिए। हर जगह जहां ठेका मजदूर हैं, हमारे सफाई कामगार, महाराष्ट्र में ठाणे और कल्याण महानगर पालिका में सफाई कामगारों की बात अभी अभी उठाकर मैं, सभी कर्मचारियों के संघ भी हमारे साथ आए स्वागत करने के लिए ही नहीं, आयुक्त महोदया से बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा हम सब लोग अभी ठेका में ही जाने वाले हैं, जा रहे हैं। प्रोफेसर दौड़ के आए, अरे दीदी हमारी भी बात उठाओ, हम भी तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं। 18,000 प्रोफेसर महाराष्ट्र में ठेके पर हैं। हर 9 महीने के बाद उनको फिर से नौकरी के लिए कोशिश करनी पड़ती है। शिक्षा क्षेत्र में, हमारे पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र में, सतपुड़ा और विंध्य में जहां हमारी जीवनशाला चलती है, झूठे आरोप आरएसएस का एक लड़का लगाता है, हार गया सब चौकसी करके। लेकिन जब जीवनशाला चलती है, इनकी एक शिक्षक की शाला, बस्ती शाला, नए नए नाम देकर कुछ समय में बर्बाद हो जाती है। क्योंकि हर साल अगर शिक्षक को फिर से कोशिश करनी पड़ती है, खिस्सा भरना पड़ता है, किसी का तभी मिलती है ठेका शिक्षक की भी जिम्मेदारी। तो उन बीच में क्या आदिवासी बच्चे शिक्षा की आदत भूल नहीं जाएंगे? ढोरों के और बच्चों के पीछे नहीं जाएंगे? आज यही हो रहा है। और फिर ये कहना कि अरे कम बच्चे वाली शाला हम बंद करते हैं। महाराष्ट्र 4000, मध्य प्रदेश ने 7000 का आंकड़ा जाहिर किया था कि कम बच्चे हैं। अरे पहाड़ी आदिवासी बच्चे जो हमारी जीवनशालाओं से 6000 पास हुए, कोई डॉक्टर बना, कोई फॉरेस्ट गार्ड बना, कोई क्रीड़ा पटु तो कई सारे बने, शिक्षक बने, कार्यकर्ता बने, मछुआरा संगठनों के हमारे संचालक बने। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, थोड़े बच्चों की शाला हो तो निवासी करके पूरी सुविधा देने के बदले ठेका शिक्षक पर चलाए और उससे शिक्षा बर्बाद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आज खदानों से लेकर उत्तराखंड के जो 41 मजदूर अंदर पड़े हुए थे, जिनको किसने बाहर निकाला? अमेरिका के इंजीनियर से नहीं,
और मंदिर टूटा था इसलिए नहीं हटके थे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ का वो कारण था, नतीजा था। और उनको वकील हसन साहब से लेकर बहुत सारे मुसलमान मजदूरों ने ही बचाया। ये बात तो मैं क्या कहूँ, जो भाई साहब ने तड़पते हुए बात रखी, लॉकडाउन में भी हमने देखी कि अंत्य संस्कार वही करते थे जो बाद में मध्य प्रदेश में हिंसा हुई, दंगा हुआ तो उन्हीं को जेल में डाला गया, जिन्होंने कभी हिंदू और मुसलमान नहीं देखा, आज़ादी आंदोलन में भी नहीं देखे गए थे, न झांसी की रानी के 1857 की क्रांतिकारी आंदोलन में देखे। खैर, ठेका मजदूरी पर आते हुए हम लोग ये देखे कि ये ठेका मजदूरी जो सब जगह पे है, एक प्रकार का आउटसोर्सिंग। हमारे रेलवे के कैटरर्स यहाँ बैठे हैं, जिनका अंग्रेजों के समय से ठेका नहीं, सरकार से दिया हुआ कार्य चल रहा था। रेलवे के कैटरर्स गरम गरम समोसा खिलाने वाले, एक एक प्रकार से मैकडोनाल्ड हो कि फूड प्लाजा हो, इनको खत्म करने की साजिश चली। हाँ, ममता बनर्जी रेलवे मंत्री हुई तो कुछ बच पाया, एक एक स्टॉल हर एक का, और गुप्ता जी जैसे, लारी जी जैसे